तो दिस इज रंजीत कुमार झा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं योर ब्यूटीफुल सा चैनल PPDRKG यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो गाइज जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का सीरीज चल रहा है, ये आपका लेक्चर नंबर हो गया 19, जहां पे आज अपन लोग देखेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा कंसीडर करूंगा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करूंगा। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और मैं आपको लेक्चर के अंत में कुछ होमवर्क दूंगा फ्रॉम वेरियस रेफरेंस बुक से। ठीक है, और आज के लेक्चर का नोट भी आपको PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोशन भी वेरियस टाइप के होते हैं, जैसे लीनियर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा लीनियर मोशन के लिए, फिर आपका सर्कुलर मोशन के लिए, फिर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो आज चलिए अपन लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल का मोशन आज कैसा लेंगे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन लेंगे, यानी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in an uniform electric field। ठीक है, चार्ज पार्टिकल का अपन लोग आज मोशन देखेंगे, किसमें, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो आज अपन लोग मोशन कैसा कंसीडर करेंगे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसीडर करके अपन लोग आज देखेंगे। तो एक बात बताओ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई एक चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। क्या फोर्स लगता है, सपोज करो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये रहा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। लेट एक क्यू चार्ज पार्टिकल आया तो इस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। And as you know that force is a vector quantity, so it must have some direction। अगर चार्ज का नेचर पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो हेयर चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव है, तो सो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, एज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू होता क्या है, तो Q इंटू E। ठीक है, यहां तक समझे। अब मान लो अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव में है, सपोज करो कि -Q चार्ज पार्टिकल है, तो इस पर फोर्स क्या लगेगा, इस पर भी चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स डेफिनेटली लगेगा, बट फोर्स किधर लगेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Fe तो लगेगा, यानी Fe लगेगा, और Fe इक्वल टू होगा क्या, तो Fe इक्वल टू Q इंटू E। Fe इक्वल टू Q इंटू E। इतना तक आप जानते हैं, एज हमने पहले भी बताया था, लेक्चर नंबर 3 या 4 में हमने बताया था। अब आप ध्यान से सुनना, हमने आपको लेक्चर नंबर यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या बताया था, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। क्या बताया था, चार्ज हमेशा मास के साथ ही आएगा, बट ये जरूरी नहीं है कि मास हो तो उस पर चार्ज होगा ही। कहने का मतलब चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, बट मास मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विथ चार्ज। मतलब अगर कोई पार्टिकल है तो उसका मास होगा ही, और ये जरूरी नहीं है कि उस पार्टिकल पर चार्ज हो। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो डेफिनेटली ही उस चार्ज पार्टिकल का कुछ मास होगा ही।
तो ये चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल का कुछ मास होगा। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आप क्या जानते हो, एक्सीलरेशन अगर मैं पूछूं, यानी एक्सीलरेशन को ए से अगर मैं डिनोट करता हूं, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स अपॉन मास होता है। तो फोर्स क्या है हेयर, फोर्स इज हेयर एफ ई इक्वल टू क्यू ई, एफ ई इक्वल टू क्यू ई, तो फोर्स अपॉन मास, तो ये अपना हो गया एक्सीलरेशन। अगर मैं इक्वेट करता हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, इक्वेट करके एक्सीलरेशन निकालना चाहूंगा, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। ठीक है, अब देखिए इसी कंसेप्ट को अपन यूज करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूं इस कंसेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन से ही आगे मैं बढ़ूं। तो चलिए क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए, पहले ओरली आप क्वेश्चन समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका गया विथ सम वेलोसिटी से, ठीक है, और विथ सम एंगल से। तो जैसे ही उस चार्ज पार्टिकल को विथ सम एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं, यानी फेंकते हैं, तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करने पर उसके बाद वो फॉल कर जाएगा, यानी गिर जाएगा। तो आपसे वहां पर वेरियस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल है, यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज मान लीजिए Q है और मास M है, ठीक। इस चार्ज पार्टिकल को u वेलोसिटी से, यानी u नॉट वेलोसिटी से इसे प्रोजेक्ट किया गया। कहां पे, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से देखना, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहां पे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है कुछ इस कदर, यानी यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, एक पर्टिकुलर रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इस चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया विथ एंगल थीटा, हमने मान लिया इस थीटा एंगल से इस चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया विथ वेलोसिटी u नॉट से। अब ध्यान से देखिए, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या पढ़ा था, जब किसी चार्ज पार्टिकल को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो चार्ज पार्टिकल क्या कर जाता है, कुछ इसका मोशन मेरे हिसाब से ऐसा होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। तो ये कुछ डिस्टेंस कवर करके वो फिर से ग्राउंड पे आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और यहां पे जो फॉल करा ये पॉइंट हमने बी मान लिया। यहां तक समझ में आया। अब यहां पे आपसे बहुत तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है ए बी इक्वल टू कितना होगा, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा। तो इसको अगर मैं प्रोजेक्टाइल के तौर पर पूछना चाहूंगा तो यहां पे क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u नॉट विथ थीटा एंगल फ्रॉम ग्राउंड when electric uniform electric field is vertically downward। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो यानी क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज आपसे पूछ रहा है। हॉरिजॉन्टल रेंज को अपन लोग किससे डिनोट करते हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन लोग r से डिनोट करते थे। तो चलिए यहाँ पे भी अपन लोग वही r से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहां पे, ये इसे मैं मिटा दूं, लिखना है तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। यहां पे मैंने जो भी ओरली क्वेश्चन बताया वो मैं यहां पे रिटन फॉर्मेट में लिख देता हूं। तो जो भी छापना है छाप सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, मिटाऊं, चलिए। नाउ क्वेश्चन क्या है, तो ए चार्ज पार्टिकल इज चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए जिसका चार्ज Q है और मास M है, इज प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म वर्टिकली डाउनवर्ड, इन यूनिफॉर्म वर्टिकली डाउनवर्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड with initial velocity u naught, with initial velocity या स्पीड वेलोसिटी u naught से, इनिशियल वेलोसिटी u naught से ऑफ थीटा एंगल पे, कहां से, तो फ्रॉम ग्राउंड से थीटा एंगल पर ग्राउंड से उसे प्रोजेक्ट किया गया। देन फाइंड क्या चीज, तो हॉरिजेंटल रेंज कवर्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल। देन फाइंड रेंज, कौन सा, तो हॉरिजेंटल रेंज आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपसे यहां पे कुछ कंडीशन भी लगा के पूछ सकता है। क्या कंडीशन लगा के पूछ सकता है कि ग्रेविटी भी कंसीडर करो और ग्रेविटी नहीं भी कंसीडर करके आपसे हॉरिजेंटल रेंज पूछ सकता है। तो चलिए अपन लोग दोनों केस को देखते हुए प्रोसीड करते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये चार्ज पार्टिकल यहां पे क्यों गिरता है। तो जब चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया एंगल थीटा से, तो इसीलिए गिरता है क्योंकि आपने लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था, तो कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा और चार्ज पार्टिकल रेस्ट में आना चाहेगा। कब, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगा। तो ध्यान से देखिए, इस चार्ज पार्टिकल को मोशन में करा गया और वो चार्ज पार्टिकल यहां से फेंका गया, तो वो फिर अपने सेम स्टेज में आना चाहता है। क्यों, बिकॉज देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, यानी ऐसे यानी वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो कहने का मतलब डाउनवर्ड फोर्स लगता होगा। कौन सा डाउनवर्ड फोर्स, तो इलेक्ट्रिक डाउनवर्ड फोर्स लगता होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स व्हिच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये तो पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तो आप जानते हो इस चार्ज पार्टिकल का मास है, तो मास है तो डेफिनेटली ही इस पर कुछ ग्रेविटी भी लगता होगा, इस पर कुछ ग्रेविटी भी लगता होगा, यानी ग्रेविटी फोर्स भी लगता होगा। अब ध्यान से सुनिए, कंडीशन हम दोनों लेके चलेंगे, ग्रेविटी भी लेके चलेंगे और विदाउट ग्रेविटी भी लेके चलेंगे। तो कहने का मतलब यहां पे जी फोर्स यानी जी इफेक्टिव लगता है। ठीक है, यानी फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों विच इज वर्टिकली एक्टिंग डाउनवर्ड। तो एक बात बताइए, क्या चीज, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को लेट अपने लोग Fe से डिनोट करते हैं। तो Fe इक्वल टू क्या होता है, तो हमने आपको पहले भी यहां पे बताया था, Fe इक्वल टू Q इंटू E होता है। ठीक है, ये तो रहा इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर मैं एक्सीलरेशन पूछना चाहूंगा तो A इक्वल टू क्या होगा, तो यानी फोर्स अपॉन मास यानी QE अपॉन M होगा। ठीक है, ये तो हुआ एक्सीलरेशन, किसके कारण, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो mg होता है, यानी Fg इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, g होगा। तो कहने का मतलब Fg इक्वल टू क्या होगा, m इंटू जी होगा, यानी जिसको आप लोग वेट बोलते हो। तो अगर मैं एक्सीलरेशन पूछना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, तो दिस थिंग्स अपॉन यानी mg अपॉन m इक्वल टू क्या हो गया, g मिला। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर ग्रेविटी नहीं रहेगा तो ओनली दिस फोर्स इज अप्लीकेबल। अगर ग्रेविटी रहेगा तो दिस फोर्स एंड दिस फोर्स बोथ आर अप्लीकेबल। तो हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, हम क्या करेंगे, हम दोनों कंसीडर करके चलेंगे। आपको अगर क्वेश्चन में पूछता है विदाउट ग्रेविटी तो ये टर्म कैंसिल कर देना, अगर विथ ग्रेविटी पूछता है तो दोनों इंक्लूड करके चला। तो चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा गया। तो हॉरिजॉन्टल रेंज, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा, कहने का मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो
आप हमें एक बात बताओ, डिस्टेंस इक्वल टू होता क्या है? तो डिस्टेंस इक्वल टू मुझे लगता है वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पूछा गया है, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज को क्या से डिनोट करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। तो एच इक्वल टू क्या होता है? तो हमने क्या बताया, ये एच है, तो एच इक्वल टू क्या होगा, यानी यू किस का, तो इधर जो वेलोसिटी है इस चार्ज पार्टिकल का वो वेलोसिटी, यानी यू एक्स, यानी वेलोसिटी का कंपोनेंट ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन एंड टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ जर्नी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल टू कवर ऑफ डिस्टेंस ए टू बी, तो यानी यू एक्स इंटू टी। यू एक्स क्या है? तो एक्स डायरेक्शन में इस चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, एंड टी क्या है? तो टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ जर्नी। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। तो चलिए ux तो मालूम नहीं है, तो ux मालूम नहीं है तो इस वेलोसिटी को आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर लीजिए। तो हमने इसको रिजोल्व करा तो इधर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तो जिधर थीटा रहता है उधर क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो यानी ये एक्स डायरेक्शन में तो यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू नॉट कॉस थीटा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, तो यानी यू वाई इक्वल टू यू नॉट साइन थीटा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू क्या हो गया, यू एक्स का वैल्यू क्या है, यू नॉट कॉस थीटा, यानी यू नॉट कॉस थीटा, ये तो हो गया यू एक्स इंटू टाइम। अब रहा बात ये टाइम इक्वल टू क्या होगा, तो चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू आप क्या जानते हो प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू होता है 2u sin थीटा अपॉन g इफेक्टिव। क्या होता है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने कैपिटल टी से डिनोट करा है, और कैपिटल टाइम, चलिए कुछ जानकारी प्रोजेक्टाइल का भी मैं एडअप करते चलता हूं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट होता है। तो कैपिटल टी इक्वल टू क्या होता है, तो कैपिटल टी इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g इफेक्टिव, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल के केस में आप फॉर्मूला देखे होंगे, क्या फॉर्मूला देखा होगा, तो 2u sin थीटा बाय g करके आपने फॉर्मूला देखा होगा, ठीक है। तो वहां पे वो फॉर्मूला देखा होगा, यहाँ पे हम वही तो फॉर्मूला है ना, सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई करा। चलिए करके देख लेते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। तो 2u, तो u क्या है, तो u इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो u इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो u नॉट है, तो क्या हो जाएगा 2u नॉट साइन थीटा अपॉन g इफेक्टिव इक्वल टू क्या होगा, तो दिस एक्सेलरेशन प्लस दिस एक्सेलरेशन, तो g इफेक्टिव यानी g इफेक्टिव का वैल्यू मैं क्या डालूंगा, तो g इफेक्टिव का वैल्यू g प्लस क्यू ई अपॉन एम, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया किसका, तो इस चार्ज पार्टिकल का। कब, जब व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली वर्टिकली डाउनवर्ड दिया गया है इन दिस डायरेक्शन में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो 2u sin थीटा बाय g प्लस क्यू ई अपॉन एम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपने को मिल गया है। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट को यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो हॉरिजेंटल रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो h इक्वल टू यानी यू नॉट कॉस थीटा इंटू टी, टी के बदले में क्या डालना है, तो 2u नॉट साइन थीटा, 2u नॉट साइन थीटा अपॉन g प्लस क्यू ई बाय एम, ठीक है। अब गौर करके देखिए h इक्वल टू क्या होगा, तो h इक्वल टू 2 दिख रहा है और u नॉट इधर भी है और u नॉट इधर भी है, तो 2u नॉट, ठीक है, 2u नॉट। अब एक cos थीटा इधर है और एक sin थीटा इधर है, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू होता है sin 2 थीटा। तो चलिए sin 2 थीटा अपॉन g प्लस क्यू ई बाय एम, g प्लस क्यू ई बाय एम।
तो दिस इज द हॉरिजेंटल रेंज कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल विथ ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के साथ हॉरिजेंटल रेंज हुआ विच इज कवर्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल। अगर ग्रेविटी नहीं रहता, इन केस देयर इज नो ग्रेविटी, तो कहां पे मैं समझाऊं, चलिए यहां पे समझते हैं। यानी इफ देयर इज नो ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी नहीं होता तो हॉरिजेंटल रेंज इक्वल टू क्या होगा, तो h इक्वल टू 2u, अरे बाबा u इधर भी है u नॉट और इधर भी u नॉट है, तो 2u नॉट स्क्वायर होगा ना, हाँ, तो 2u नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय, ग्रेविटी नहीं होगा तो QE बाय m, यानी QE बाय m, QE बाय m। तो दिस इज द हॉरिजेंटल रेंज covered by this charge particle when there is no gravity, तो आई होप आप विदाउट ग्रेविटी के कारण क्या होगा हॉरिजेंटल रेंज और विथ ग्रेविटी के कारण हॉरिजेंटल रेंज क्या होगा आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो अगर आप समझ गए तो चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। तो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। हो गया, मिटाऊं क्या, जस्ट इसे आप कॉपी कर लीजिए। फिर एक अपन लोग एक इसी पर मिलता जुलता एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया, मिटा दूं, चलिए। तो चलिए अब एक आपसे मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दूंगा तो फिर क्वेश्चन अगर मैं कुछ एज अ होमवर्क दूं तो आप इजी वे में कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, तो मान लीजिए कि एक लार्ज सीट है, लार्ज सीट के किसी एक पॉइंट को हमने कंसीडर करा, मान लीजिए वो पॉइंट को हमने ए नाम दिया, तो उस पॉइंट से एक चार्ज पार्टिकल को, क्या चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया कितने एंगल पर, तो 45 एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया विथ दैट प्लेन सीट से, ठीक है, प्रोजेक्ट किया गया। और आप जानते हो कुछ एंगल से जब हम प्रोजेक्ट करते कुछ डिस्टेंस कवर करने पर वो फिर फॉल कर जाता है। तो आपसे पूछा गया है हॉरिजेंटल रेंज कितना होगा विथ ग्रेविटी एंड विदाउट ग्रेविटी, विथ ग्रेविटी एंड विदाउट ग्रेविटी। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए क्वेश्चन को मैं पहले समझा देता हूं। तो चलिए क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। क्या है, मान लेते हैं कि एक लार्ज सीट है, तो ए लार्ज सीट, कौन सा सीट अभी ले रहे हैं, तो अभी अपन लोग सीट ले रहे हैं, प्लेन सीट ले रहे हैं। तो ए लार्ज सीट हुज सरफेस चार्ज डेंसिटी, मान लीजिए कि उस लार्ज सीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने मान दे दिया सिग्मा है, ठीक है। अब इस सीट के किसी एक पॉइंट से एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है ऑन दिस सीट, ए चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल हमने मान लिया, ठीक है। तो एक चार्ज पार्टिकल हुज चार्ज इज -q एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -q होता है ना, और मास मान लेते हैं उसका m है, हुज चार्ज इज -q एंड मास इज m, इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, इज प्रोजेक्टेड कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी, किससे, तो u नॉट वेलोसिटी से वो प्रोजेक्ट किया गया, कहां से, तो फ्रॉम, मान लेते हैं कि एक पॉइंट, वो जो सीट चार्ज होगा, तो फ्रॉम ए पॉइंट, मान लिए हमने एक उस सीट का एक पॉइंट से जहां पे प्रोजेक्ट किया गया, तो उस पॉइंट का नाम हमने ए दे दिया गया, फ्रॉम ए पॉइंट विथ एंगल, कुछ एंगल से प्रोजेक्ट किया गया विथ एंगल, चलिए इस बार एंगल का वैल्यू हम दे देते हैं, क्या,
तो 45 डिग्री दे दिया विथ एंगल 45 डिग्री। नाउ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है देन फाइंड क्या चीज, तो हॉरिजेंटल रेंज या हॉरिजेंटल डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय दैट चार्ज पार्टिकल। हॉरिजेंटल रेंज विथ एक क्वेश्चन में एक आपको दे दिया जाएगा विथ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी आप कंसीडर करो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और दूसरा केस आपसे ये भी कह के पूछ सकता है विदाउट ग्रेविटी, यानी आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंसीडर करा है उसमें ग्रेविटी नहीं है, यानी विदाउट ग्रेविटी। तो ये आपके पास दो क्वेश्चन है, इसको कैसे समझेंगे, तो पहले सीट कुछ है नहीं, तो मेरे पास ये एक कॉपी है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि एक प्लेन सीट है, क्या है, एक लार्ज सीट है, हाँ ये एक आपका एक लार्ज सीट है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसा, तो एज दिस इज अ सीट, तो इस पे चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पर होगा, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दे दिया गया है। तो मान लीजिए कि ये एक सीट है जिसके इस पॉइंट से मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, यहां से मान लीजिए कि एक मार्कर को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया विथ एंगल, यहां से कितना एंगल पर, तो 45 डिग्री एंगल पर बनाते हुए प्रोजेक्ट किया गया, ठीक। तो ये चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या हुआ, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करने पर वो फॉल कर जाएगा। तो ये यहां से वो जो प्रोजेक्ट किया, तो इस पॉइंट पर उन्होंने सीट के मेटल या जो प्लेन सीट है एक पॉइंट पर वो हिट करा, उस पॉइंट को हमने नाम क्या दे दिया, तो बी पॉइंट नाम दे दिया, ठीक है। बी पॉइंट नाम दे दिया, तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट ए बी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट ए बी। तो चलिए क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सीट है ऐसे समझिए, हमने इसे ऐसे रखा है और इसको प्रोजेक्ट किया है, तो चलिए इसको हम कैसे ड्राइंग के थ्रू समझेंगे। तो समझिए यहां पे ये एक क्या हुआ, अपना एक सीट हुआ, ठीक है, जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दिया गया है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दे दिया गया है। तो हम इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन सा चार्ज ले लें, तो मान लेते हैं कि हम पॉजिटिव ही चार्ज मान लेते हैं। तो चलिए इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट है, कहां पे, तो ऑन द सरफेस ऑफ दैट प्लेन सीट। तो यहां से एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, क्या है, जिसका चार्ज -q और मास m है, प्रोजेक्ट किया गया। तो प्रोजेक्ट जब इसको क्या वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u0 से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। प्रोजेक्ट तो हमने कर दिया है, एंगल भी कुछ दिया गया है क्या, हाँ एंगल दिया गया है, ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है 45 डिग्री, और भी कुछ दिया गया है 45 डिग्री फ्रॉम एंड विथ एंगल 45 डिग्री, और हिट एट बी एंड हिट बी पॉइंट, ठीक है बी पॉइंट। देन फाइंड हॉरिजेंटल रेंज या डिस्टेंस या लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी। थोड़ा क्वेश्चन को वही है, थोड़ा सा और डिटेल में मैं क्वेश्चन को लिख दिया। तो ये जो प्रोजेक्ट किया गया, तो ये कुछ डिस्टेंस कवर करने पर वो इस पॉइंट को हिट करा, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हमने बी दिया और ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है। तो आपसे पूछ रहा है ए बी का लेंथ क्या हुआ, तो कहने का मतलब ये हॉरिजेंटल रेंज आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो विथ ग्रेविटी के कारण हॉरिजेंटल रेंज इक्वल टू क्या होता है, तो H इक्वल टू आपने पढ़ा होगा 2u0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G इफेक्टिव। तो अगर मैं ग्रेविटी कंसीडर करता हूं, यानी A को आप मान के चलते हैं, यानी विथ ग्रेविटी, यहां पे समझिए विथ ग्रेविटी, तो हॉरिजेंटल रेंज इक्वल टू क्या होगा, तो 2u0 स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा, थीटा क्या है, तो 45 डिग्री, तो 2 इंटू 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री, और साइन 90 इक्वल टू क्या होता है, तो साइन 90 इक्वल टू 1 होता है। तो यानी 2u0 स्क्वायर
हो गया, ये तो 1 हो गया बाय जी इफेक्टिव। तो अभी ग्रेविटी कंसीडर कर रहे हैं, तो ग्रेविटी जब कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाता है, जी प्लस क्यू ई बाय एम। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए इसे आगे प्रोसीड करते हैं। तो आगे प्रोसीड करेंगे तो यानी एच इक्वल टू क्या हो गया, यानी 2u0 स्क्वायर बाय जी प्लस क्यू ई बाय एम, और E इक्वल टू क्या है, तो E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो यहाँ पे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया नहीं गया था, पिछली बार आपको वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया गया था। तो यहाँ पे तो एक सीट है जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दे दिया गया है। तो इस सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं क्या होता है, तो सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, अगर वो प्लेन सीट है तो एज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कुछ इधर होगा, यानी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन होगा। तो E कुछ इधर होगा, ठीक है, और E इक्वल टू होगा क्या, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। यही होता है ना सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स डिस्टेंस पे। तो सीट के कारण आप देखे होंगे या सर्च कर लेना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट के कारण, और साथ में लगा देना पीपीडी आरकेजी या फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो आपको सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स डिस्टेंस पे क्या होता है, तो वहां पे आप देखोगे कि E का वैल्यू होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां पे कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी किसी भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते हो तो वो इंडिपेंडेंट होता है, कहने का मतलब यूनिफॉर्म होता है। तो यही मतलब हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सीट के कारण मिल चुका, तो जिसका वैल्यू क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E के बदले में अपने को क्या डालना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डालना है। तो जी रहा, E के बदले में क्या डालना है, तो पहले Q है तो Q डाल दिया, E के बदले में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डालना है, यानी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाय M है, तो बाय M भी होगा ना, बिल्कुल होगा। तो यही तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, सॉरी यही तो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज हुआ विदाउट ग्रेविटी, सॉरी विथ ग्रेविटी। अब चलिए विदाउट ग्रेविटी के कारण देख लेते हैं, यानी विदाउट ग्रेविटी के कारण हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, ग्रेविटी जब नहीं होगा तो ये जी वैल्यू नहीं होगा, तब H का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो यानी H इक्वल टू 2u0 स्क्वायर बाय क्या है, Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट M, 2 एप्सिलॉन नॉट M। यही हुआ ना हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, यही हुआ हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, कॉपी कर लिया, क्वेश्चन समझ में आया और कैसे हमने प्रोसीड किया ये समझ में आया। अगर समझ में आया तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में आपको समझा दूंगा। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। इसके बाद मैं चलता हूं, ये तो किसी एंगल पर हमने प्रोजेक्ट करा, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को हम किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को हम ट्रांसवर्सली प्रोजेक्ट करते हैं। कहने का मतलब ट्रांसवर्सली का मतलब होता है 90 डिग्री के साथ हम चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे। तो चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए, हो गया, मिटाऊं, चलिए चलिए अपन लोग देखते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, किसमें, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अभी तक अपन लोगों ने क्या देखा था, जब चार्ज पार्टिकल को कुछ एंगल पे प्रोजेक्ट करता था, कहां पे, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखेंगे एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट तो करेंगे बट ट्रांसवर्सली प्रोजेक्ट करेंगे। कहने का मतलब चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ 90 डिग्री एंगल या परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करेंगे। तो यानी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्सली, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्सली, या ऐसे भी कह सकते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल when it is projected with 90 degree angle
विथ 90 डिग्री एंगल। किससे एंगल बनाता हो? वो 90 डिग्री से। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से वो 90 डिग्री बनाता हो। तो विथ 90 डिग्री एंगल फ्रॉम क्या चीज? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम यूनिफॉर्म FORM यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, आप मैग्नेटिज्म में भी इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ोगे, हम मैग्नेटिज्म में भी इस टाइप के क्वेश्चन को अक्सर पढ़ाते हैं। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे। तो वहां पे भी हम एक बार थीटे के बदले में एक्सेप्ट 90 डिग्री लेंगे और दूसरी केस हम क्या लेते हैं? तो थीटे के बदले में 90 डिग्री केस करके हम वहां पे पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे भी हम दो केस को यहाँ पे एक ही लेक्चर में पढ़ा देते हैं, वहां पे हम 2-3 लेक्चर में पढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं। वहां पे आप इस तरह भी पढ़ते होंगे कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन सेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड ट्रांसवर्सली। तो इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, motion of charge particle in sector of uniform electric field transversely या perpendicularly, ट्रांसवर्सली। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। क्या? तो बहुत ही बेसिक से समझेंगे। तो ट्रांसवर्सली इस बार प्रोजेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए कि हमने दे दिया है सेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है। तो चलिए दूसरी कलर से देखते हैं। तो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ई दिया गया है जिसका वैल्यू। सेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेक्टर मतलब कुछ लिमिटेड एरिया में, तो जिसका लेंथ आपको मान लीजिए हमने हेक्स दे दिया, जिसका लेंथ यानी ये जो सेक्टर है एक्स लेंथ का है। ठीक है, अब एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे। कैसे? तो ट्रांसवर्सली प्रोजेक्ट करेंगे। कहने का मतलब एक चार्ज पार्टिकल हमने यहां पे लिया। क्या चार्ज पार्टिकल लेंगे? मान लेते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, नहीं इलेक्ट्रॉन तो हम पिछली केस में देख लिए। तो चलिए इस बार प्रोटॉन ले लेते हैं। तो प्रोटॉन का हुज चार्ज इज P एंड मास इज M है। ठीक है, इस प्रोटॉन को यहां से प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, इस प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया गया। कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा जाएगा, बिल्कुल प्रोजेक्ट करा जाएगा। मान लेते हैं कि u0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। किसको? तो उस चार्ज पार्टिकल को जिसका चार्ज q है और मास m है। सॉरी हमने p लिख दिया था, चार्ज q है और मास m है। प्रोजेक्ट किया गया विथ u0 वेलोसिटी से। अब देखिए एंगल 90 डिग्री हुआ ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वर्टिकली डाउनवर्ड और ये जो प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया गया कुछ एक्स डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, और ये जो प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया गया एक्स डायरेक्शन में। तो दोनों का एंगल देखिए कितना है? 90 डिग्री। यहां से यहां कितना एंगल है? 90 डिग्री। या ऐसे समझिए इन दोनों का एंगल कैसे बन रहा है? तो 90 डिग्री बन रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सली या 90 डिग्री से एंगल बनाता हुआ एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। नाउ अब ध्यान से सुनना। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? तो पहले आप इस चार्ज पार्टिकल का मोशन देख लीजिए। आप क्या जानते हैं? जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है या आता है तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो ये चार्ज पार्टिकल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया, यानी इस फील्ड में आया तो इस पर फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और फोर्स का वैल्यू क्या होता है? तो फोर्स का वैल्यू Q इंटू E होता है। इफ द चार्ज पार्टिकल का नेचर अगर पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, या वाइस वर्सा। फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव नेचर का हो तो फोर्स का डायरेक्शन उधर होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे हमने प्रोटॉन को प्रोजेक्ट करा, तो देखिए ऐसे ही आया तो धीरे 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 ये सीधे ना जाकर, कहने का मतलब इसका ये पाथ हुआ,
हुआ ना, ये पाथ होना चाहिए, हमने प्रोजेक्ट करा। बट ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स दिस चार्ज पार्टिकल, कुछ सीधे ना जाकर वो चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे हो गया, यानी ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस रास्ते को ना जाते हुए कुछ इस रास्ते को हो गया। क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल इस क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो उस पर फोर्स लगता है क्या, तो Q इंटू ए लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी चार्ज पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी कुछ ये हो गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये यहां से यहां जो आ गया, यानी यहां इसको इस पाथ में जाना चाहिए था, बट ये पाथ ये हो गया, तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ, ये डिफ्लेक्शन हमें बताइए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी फाइंड डिफ्लेक्शन, ये पूछ सकता है। मान लीजिए कि इस डिफ्लेक्शन को हम y दे देते हैं, तो यानी फाइंड डिफ्लेक्शन यानी y, ये वैल्यू आपसे पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ये हो गया। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? हाँ, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, ये जो चार्ज पार्टिकल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एग्जिट करा या यहां से जो निकला, वो कितने एंगल को बनाते हुए निकला, यानी एंगल दिस, अगर मान लीजिए यहां पर आप ये लाइन के पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो व्हाट इज द एंगल, ये एंगल क्या होगा या ये एंगल क्या होगा, तो आपसे एंगल यानी थीटा पूछ रहा है। तो ये एंगल यानी मान लेते हैं इसे थीटा, ठीक है, किसी को आप मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थीटा क्या होगा, यानी दूसरा एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस को हमने मान लिए थीटा, तो यानी थीटा आपसे ये दो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए क्या करेंगे, बहुत ही बेसिक से सोचेंगे। तो क्या करेंगे, हम इस चार्ज पार्टिकल के मोशन को कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, तो इस चार्ज पार्टिकल के मोशन को हम कंसीडर करेंगे। कहां पे, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसीडर करेंगे। तो चलिए हम कंसीडर करते हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं। कंसीडर क्या, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल किस पॉइंट पर, तो कोई भी हम पॉइंट ले लेंगे। तो यहां से जो हम प्रोजेक्ट कर देंगे, तो देखिए धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, चार्ज पार्टिकल का मोशन एक्स में भी होता है और कुछ वाई में भी होता है। तो कंसीडर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन या एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो चलिए एक्स डायरेक्शन देख लेते हैं और वाई डायरेक्शन या वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में मोशन को हम कंसीडर करते हैं। चलिए मोशन को कंसीडर कीजिए। अब हमें ये बात बताओ कि इस चार्ज पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया गया, कैसे प्रोजेक्ट किया गया, तो कुछ परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया गया। कहने का मतलब इस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी जो प्रोजेक्ट किया गया एक्स डायरेक्शन में, उसका वेलोसिटी कितना है, तो यानी u ऑफ x इक्वल टू कितना होगा, तो u ऑफ x इक्वल टू u नॉट दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है ना। देखो x एक्सिस में इसका वेलोसिटी क्या है, तो u नॉट दे दिया गया, ठीक। अब एक बात बताओ, यहां से यहां पे इस चार्ज पार्टिकल का क्या पूछ रहा है, डिफ्लेक्शन पूछ रहा है। तो इस चार्ज पार्टिकल का ये पॉइंट मान लीजिए P हमने दे दिया। तो कंसीडर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन एट P पॉइंट पे, ठीक है, हमें इस पॉइंट पे निकालना है ना, तो चलिए इसी पॉइंट पे निकाल लेते हैं। तो ux इक्वल टू u नॉट हो गया, ठीक। अब ये जो डिस्टेंस कवर करा, मान लेते हैं कि कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर करा, यहां से यहां तक ये t टाइम में कवर करा। तो लेट t इज द टाइम, यानी t इज द टाइम टू कवर कितना डिस्टेंस, तो इतना डिस्टेंस, तो और इतना डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, तो x डिस्टेंस, टाइम टू कवर x डिस्टेंस, ठीक है, यानी x डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसे t टाइम लगा, हमने मान लिया। तो उसी टाइम में ये डिफ्लेक्शन भी हुआ, बिल्कुल होगा। अब एक बात बताओ,
ये जो प्रोटॉन को जो प्रोजेक्ट किया गया है एक्स डायरेक्शन में, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? तो एक्स के डायरेक्शन में उसका एक्सीलरेशन 0 होगा, यानी ए एक्स इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। कैसे एक्स इक्वल टू 0 होगा? तो ये समझने की कोशिश करना। क्यों 0 होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, और तो फोर्स किधर लगेगा? फोर्स भी डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा, क्योंकि फोर्स किधर लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, एंड इफ द चार्ज इज नेगेटिव देन इलेक्ट्रिक फोर्स विल एक्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू इंटू ई। ठीक है, जब एक्स डायरेक्शन में ई है ही नहीं तो एक्सीलरेशन कहां से होगा? यानी क्यू तो है, ई नहीं है, तो क्या हो गया? एफ ई 0 हो गया। जब फोर्स ही 0 होगा तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा ना? बिल्कुल। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 हुआ। अब हमें एक बात बताओ, क्या? तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है? x है। तो x आप डिस्टेंस यानी काइनेमेटिक्स के कुछ इक्वेशन आपने पढ़े होंगे। क्या इक्वेशन? तो काइनेमेटिक्स के 4 इक्वेशन है। x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो दीज आर सम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, जिसे आप लोग मैकेनिक्स बोलते हो। तो चलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला अपन लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो s इक्वल टू क्या होता है? तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या है? x। तो x इक्वल टू क्या होगा? तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तो इनिशियल वेलोसिटी आपका u नॉट दिया गया है। तो x रहा, x रहा, u के बदले में क्या रहा? तो u नॉट होगा, u नॉट होगा। t हमने माना है कि t टाइम में ये डिस्टेंस कवर करा, तो ut, ठीक है, प्लस हाफ a क्या होगा? x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो 0 है, तो यानी इंटू 0, यानी कहने का मतलब ये टर्म ही 0 हो गया, इंटू टी स्क्वायर था। चलिए यानी x इक्वल टू यू नॉट टी, यानी अगर मैं टाइम आपसे पूछ लूं तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी t इक्वल टू क्या हो जाएगा? x बाय यू नॉट होगा ना? बिल्कुल होगा, x बाय यू नॉट। मैं यहां देखना चाहूंगा कैमरे की फ्रेम में कि यहां तक रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। जस्ट 5 सेकेंड रुकिए। जी हाँ, रिकॉर्ड बराबर हो रहा है। चलिए x डायरेक्शन में अपन लोगों ने तो मोशन को कंसीडर करा, अब अपन लोग इस पॉइंट को y डायरेक्शन में भी मोशन कंसीडर करते हैं। तो यानी y डायरेक्शन, हाँ y डायरेक्शन है ना, यानी x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, हाँ। तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी ओनली x डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करा गया है, तो यानी u ऑफ y इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा क्या? बिल्कुल। अरे बाबा, इस चार्ज पार्टिकल को तो ओनली x डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करा गया है ना, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी है कहाँ? इनिशियल वेलोसिटी, इसीलिए हमने 0 लिया। ठीक है, अब जितने टाइम में ये x डिस्टेंस कवर करा उतने ही टाइम में तो ये डिफ्लेक्शन भी हुआ है ना, y डिफ्लेक्शन। तो t इज द टाइम, जो कि टाइम t हमें कितना मिला? x बाय यू नॉट मिला है, यानी t इक्वल टू क्या मिला हमें? x बाय यू नॉट टाइम हमें ये मिला है। ठीक है, उसी डिस्टेंस में उसी टाइम में ये लेंथ कवर होगा, ये y लेंथ कवर होगा। अब यहाँ पे एक बात बताओ, ये जो चार्ज पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया गया है तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा कितना? एक्सेलरेशन होगा तो अगर मैं यहाँ पे ग्रेविटी फ्री मानता हूँ, सपोज कर लो कि यहाँ पे मैंने ये जो सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने माना, मान लो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे मानते हैं, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हुआ? तो किसके कारण एक्सेलरेशन होगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट है करेगा नहीं। तो यहाँ पे फोर्स, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके कारण हुआ? तो एक्सेलरेशन ओनली इस फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने ग्रेविटी फ्री माना है। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ है? तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या होगा? तो QE अपॉन m क्या होगा? QE अपॉन m, यही होता है ना? अरे पिछले लेक्चर में भी हमने करा था, अरे QE अपॉन m यही होगा ना? बिल्कुल होगा। अगर ग्रेविटी नहीं है तो एक्सेलरेशन यही होगा, इफ नो ग्रेविटी।
ठीक है, हमने ग्रेविटी फ्री माना है। अगर ग्रेविटी होगा तो ए और भी होगा, ए इक्वल टू जी होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये y इक्वल टू क्या होगा? तो यहां पे भी वो काइनेमेटिक्स या मैकेनिक्स का इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए। क्या? तो y इक्वल टू यानी डिस्टेंस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी क्या अप्लाई करेंगे? ay इक्वल टू क्या होगा? सॉरी, डिस्टेंस यानी y इक्वल टू क्या हुआ? यानी ये y इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी ut प्लस हाफ at स्क्वायर। y डायरेक्शन में तो y सफिक्स आपको लिखना है तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं। अब u ऑफ y इक्वल टू कितना होगा? तो यहाँ पे आप देखिए x डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करा और यहाँ पे तो आप ऑलरेडी मेंशन कर लिए हैं। तो u ऑफ y इक्वल टू 0 होगा, तो 0 से किसी टाइम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, ठीक है। तो y इक्वल टू हाफ ay, ay इक्वल टू क्या है? तो ay इक्वल टू दिस थिंग्स। अगर ग्रेविटी होगा तो दिस थिंग्स प्लस g, यानी कहने का मतलब y इक्वल टू हाफ ay इक्वल टू क्या है? QE अपॉन m, QE अपॉन m प्लस g इंटू टी के बदले में अपन लोग क्या डालेंगे? तो x बाय यू नॉट का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, अगर ग्रेविटी नहीं होगा, इफ देयर इज नो ग्रेविटी, तो जी को हटा देंगे। अगर ग्रेविटी होगा तो जी को हम अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करें, यहाँ पे रहने दें या नहीं रहने दें? तो हम विथ नो ग्रेविटी, तो यहाँ पे हम जी को हटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, इसके बाद में मैं यहाँ पे चले आऊँ क्या? चलिए चले आते हैं इधर ही। यानी y इक्वल टू आपको क्या मिला? देखिए एक्स स्क्वायर यानी QE एक्स स्क्वायर बाय 2mu नॉट स्क्वायर, यानी y इक्वल टू आपको मिला है QE एक्स स्क्वायर बाय 2mu नॉट स्क्वायर। ये आपका डिफ्लेक्शन हो गया, दिस इज द डिफ्लेक्शन। यही तो आपसे पूछा था ना, हाँ यही तो पूछा था, व्हाट इज डिफ्लेक्शन, तो यही तो आपका आंसर हो गया ना, दिस इज डिफ्लेक्शन, यानी यही आपका डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। हाँ, अब एंगल ऑफ इमर्जेंस पूछ रहा है, तो पहले मैं चाहता हूं कि इसे आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस चाहिए, बस इतना चाहिए, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालूंगा। यानी यहां पे मैं वेलोसिटी कंसीडर करके निकाल सकता हूं कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितना है, और उसका रेशियो ले लेंगे। यानी tan थीटा इक्वल टू होता है ना vy बाय vx, तो vy बाय vx इक्वल टू tan थीटा, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स vy बाय vx, तो vy अपने को एक बार निकालना पड़ेगा और vx अपने को निकालना पड़ेगा। यानी इसी इक्वेशन को आगे मैं प्रोसीड करूंगा, तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, मिटाऊं क्या? चलिए, कहां से मिटा दूं? चलिए यहीं से मिटा देता हूं। अब अपने को क्या पूछा गया है? एंगल ऑफ इमर्जेंस पूछा गया है, यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस यानी थीटा आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस P पॉइंट को आप मोशन कंसीडर कीजिए। तो मोशन जब कंसीडर करेंगे तो आप क्या जानते हैं, यानी x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, यानी x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में आप मोशन कंसीडर कीजिए, ठीक है। मोशन हम कंसीडर कर लेते हैं, तो इनिशियल या आप ऐसे ही जान लीजिए मैकेनिक्स का इक्वेशन में अप्लाई करूंगा। तो यानी v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? u स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है ना? बिल्कुल होता है। या v इक्वल टू u प्लस at, ये भी होता है। चलिए यही इक्वेशन इजी है, यही इक्वेशन को लगा लेते हैं। चलिए अब क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, तो फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन को हमने vx मान लिया, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, vx इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तो u नॉट है, u नॉट हो गया, और हाफ सॉरी a क्या है? इन x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में a आपका 0 था, तो 0 हो गया। सिमिलरली y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा? तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी यानी v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at, तो y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? तो vy हमने मान लिया, vy इक्वल टू क्या होगा? तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? तो 0 है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन क्या है? तो 0 है, तो 0 प्लस
ए किसका, तो वाई डायरेक्शन में ए क्या है, तो यहां पे हम ग्रेविटी फ्री या ग्रेविटी भी मान के चलते हैं। तो ए इक्वल टू क्या है, तो सपोज करो कि अभी ग्रेविटी फ्री है, तो क्या होगा क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, यही होगा ना, क्यू ई बाई एम इंटू टी, ठीक है, ये वी वाई हो गया। चलिए, यानी वी वाई निकल गया और वी एक्स निकल गया। अब देखिए, यानी वी एक्स आपको निकल चुका है और वी वाई आपको निकल चुका है। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, थीटा इक्वल टू अप्लाई कीजिए कि कहाँ से समझाऊं, चलिए हाँ, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बाय आधार होता है, लंब बाय आधार होता है। तो आप इसे पैरेललोग्राम अप्लाई कीजिए, पैरेललोग्राम, या इसे आप ऐसे मैच करेंगे, तो ये आप पैरेलल शिफ्टिंग आप कीजिए ना, इसको उठा के यहाँ पे डालिए, तो लंब बट्टे आधार होता है, तो यानी वी वाई बाय वी एक्स, यानी वी वाई बाय वी एक्स, ठीक है। इसको पैरेलल शिफ्टिंग हमने करा, यहाँ पे उठा के यहाँ पे ले आया, या तो पैरेलल शिफ्टिंग हमने करा है, तो वी वाई बाय वी एक्स, और वी वाई इक्वल टू है क्या, तो वी वाई इक्वल टू क्यू ई टी बाय एम है, ठीक है, बाय वी एक्स क्या है, तो यू नॉट है, सॉरी हाँ, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके 1 बाय यू नॉट है, तो ये टेन थीटा हो गया। या थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू ई टी बाय एम यू नॉट, ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ क्या हो गया, इमरजेंस हो गया। इन केस ऑफ विदाउट ग्रेविटी, सॉरी इन केस ऑफ विदाउट ग्रेविटी, ग्रेविटी फ्री हमने करके माना है, अदरवाइज यहाँ पे ए वाई के बदले में क्यू ई बाई एम प्लस जी भी होगा। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, इससे मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे देता हूं, आपको सोल्व करना है। सोल्व क्या चीज, तो एनसीईआरटी का क्या, तो क्वेश्चन नंबर 1.14 एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका एनसीईआरटी का हो गया। अगर क्वेश्चन देखना है तो ये रहा क्वेश्चन, देख लिया। अब एक चाहता हूं कि एक और भी क्वेश्चन है, वो एक्चुअली में एग्जांपल में है, बट स्टिल आप ट्राई कीजिए। तो सोल्व एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.8 सोल्व एग्जांपल, सोल्व्ड एग्जांपल का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको देखना है, तो ये भी रहा। देख लिया। चलिए, ये तो हो गया एनसीईआरटी का। एचसी वर्मा का क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए, एचसी वर्मा में भी शायद एक क्वेश्चन है 22 का, चैप्टर नंबर 64, हाँ 64 ही है। तो सोल्व एचसी वर्मा का एक क्वेश्चन, सोल्व एचसी वर्मा का चैप्टर या क्वेश्चन नंबर चैप्टर 22 का क्वेश्चन नंबर 64। ये क्वेश्चन अगर देखना है तो ये रहा। देख लिया। तो चलिए, इसे आप अब कॉपी कर लीजिए। हाँ, टी का वैल्यू भी तो आप जानते हैं, टी का वैल्यू क्या होता है। तो टी का वैल्यू आपने क्या निकाला था, तो आपने निकाला था u नॉट बाय एक्स, यानी जो टाइम लगा, क्या टाइम लगा, तो t जो टाइम लगा वो t इक्वल टू क्या होगा, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या है x और u नॉट वेलोसिटी है। तो t के बदले में आप या ऐसे भी हो सकता है, या थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू ई, टी के बदले में x बाय यू नॉट, x बाय यू नॉट, तो क्या हो गया क्यू ई, टी के बदले में x बाय यू नॉट, और एक यू नॉट इधर है, तो यू नॉट स्क्वायर इंटू एम, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। टी का वैल्यू हमने जस्ट पुट कर दिया है, तो ठीक है। अब इसे कॉपी कर लीजिए, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, हो गया। इसके बाद मैं फिर एक दो क्वेश्चन दे देता हूं, फिर आपको कुछ रेस्निक, हेलिडे एंड वॉकर का भी क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दूंगा। तो जस्ट इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, मिटाऊं। चलिए, तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ही कुछ मॉडिफाई मैं कर दूंगा। तो क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो चलिए क्वेश्चन ये हो सकता है,
मान लीजिए, चलिए क्वेश्चन, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इन सेक्टर ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए हमने दे दिया, ठीक है। मान लीजिए यहां से यानी सेक्टर ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एल लेंथ में है, जिसका लेंथ कितने दूर तक है, एल लेंथ तक है, ठीक है। और इसका जो हाइट दिया गया है यानी कितने बाय कितने में ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डी हाइट का और एल लेंथ का एक सेक्टर है जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्वेश्चन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन है या कुछ भी है, एक चार्ज पार्टिकल को ट्रांसवर्सली प्रोजेक्ट करा गया है। चलिए कहां से प्रोजेक्ट कर दूं, कहीं से भी प्रोजेक्ट कर देता हूं। तो कहीं से भी जो प्रोजेक्ट करूंगा तो हमें ये बताओ कि जो प्रोजेक्ट करूंगा तो कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करूंगा, तो वो क्या मिनिमम वेलोसिटी हो उस चार्ज पार्टिकल का, सच दैट कहीं से जो प्रोजेक्ट करूं बस वो इस पॉइंट तक, सॉरी हाँ, इस पॉइंट तक वो आ सके, ओनली इस पॉइंट तक आ सके। तो मान लीजिए कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं, यहां से हमने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा, मान लेते हैं Q नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा, ठीक है, कितने डिस्टेंस पर, तो मान लिया कि हमने d/2 डिस्टेंस पर से हमने प्रोजेक्ट करा, d/3 हो सकता है, d/4 हो सकता है, कुछ भी लेंथ हो सकता है, यानी कुछ लेंथ से कुछ वेलोसिटी के साथ उस चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा गया। कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए कि सच दैट ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा बस यहां तक ही आ पाए, ठीक है, यहां तक ही आ पाए। क्वेश्चन समझ में आ गया, यानी क्वेश्चन अगर आपको लिखना है, अगर क्वेश्चन आपको रिटन फॉर्मेट में चाहिए तो समझिए क्वेश्चन क्या है। व्हाट शुड बी द क्या चीज, तो मिनिमम वेलोसिटी ऑफ किसका, चार्ज पार्टिकल का, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल such that it just cross the क्या चीज, तो सेक्टर ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यही है, हाँ यही है। तो चलिए इससे अपन लोग बेसिक तरीके से, जैसे प्रीवियस केस में अपन लोगों ने प्रोसीड करा, उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पे भी अपन लोग प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वर्टिकली डाउनवर्ड दिया गया है, तो इसे एक्चुअली जाना चाहिए था कुछ इस डायरेक्शन में, बट ड्यू टू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम अभी मान लेते हैं कि ये क्या है। चलिए दोनों केस देख लेते हैं, ग्रेविटी भी हो और विदाउट ग्रेविटी भी हो। तो इसे जाना चाहिए था इस पाथ में, बट ये आ गया आपका, सॉरी ये आ गया आपका इस पाथ में, यानी इसका जो ट्रांजैक्टरी हो गया कुछ इधर हो गया, ट्रांजैक्टरी कुछ यहां हो गया, यानी जो कुछ वेलोसिटी से जो फेंका गया वो मिनिमम वेलोसिटी बताइए, ठीक है। तो मिनिमम वेलोसिटी क्या हो सकता है, चलिए बेसिक तरीके से सोचते हैं। तो क्या होगा, जस्ट जैसा कि अपन लोगों ने प्रीवियस केस में इस पॉइंट पर हमने क्या करा था, मोशन को कंसीडर करा था, तो वही सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी है। तो प्रोसीड करते हैं, इस पी पॉइंट पर कंसीडर मोशन कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर मोशन इन बोथ एक्सिस, ठीक है, दोनों एक्सिस में हम मोशन को कंसीडर करते हैं, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्या होगा एक्स एक्सिस में, तो मिनिमम वेलोसिटी यानी u ऑफ x इक्वल टू क्या है, u नॉट है, जो कि आपसे क्या करा गया है, पूछा गया है, ठीक है, आपसे u नॉट वेलोसिटी जो से आपने चार्ज पार्टिकल यहाँ पे जो q है जिसका मास m है जो प्रोजेक्ट करा, उसका मिनिमम वेलोसिटी आपसे पूछा गया है, ठीक। एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस क्या होगा, तो 0 होगा। मान लेते हैं यहां से यहां ट्रेवल करने में इसको t टाइम लगा, ठीक है, t टाइम लगा, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो l लेंथ ट्रेवल करने में, दिस इज टाइम, ठीक है, l लेंथ ट्रेवल करने में इसको t टाइम लगा, तो l इक्वल टू क्या होगा, तो l इक्वल टू ut प्लस हाफ
AT², ठीक है। L इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तो इनिशियल वेलोसिटी U0 है, U0 है। तो 1 मिनट U0, चलिए y डायरेक्शन में ही पहले मोशन को कंसीडर कर लेते हैं। तो U ऑफ y इक्वल टू क्या हुआ? तो U ऑफ y इक्वल टू 0, क्योंकि ओनली x डायरेक्शन में पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इक्वल टू 0। ay इक्वल टू क्या होगा? अगर ग्रेविटी हो तो ay इक्वल टू QE बाय m प्लस जी, QE बाय m प्लस जी, अगर ग्रेविटी हो। अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो g को हटा देंगे, ठीक है। तो ये ay हुआ। अब एक बात बताओ, उसी टाइम में ये चार्ज पार्टिकल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा, यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना दिया गया है? d/2 दिया गया है। तो यानी सेम टाइम में क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? वो d/2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², जो कि काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है, यानी मैकेनिक्स का इक्वेशन है, यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं। तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो S इक्वल टू क्या है? तो दिस लेंथ, यानी दिस लेंथ इक्वल टू क्या हो गया? तो d/2 हो गया। तो d/2 इक्वल टू UT, यानी इनिशियल वेलोसिटी। कौन सा मोशन हम कंसीडर कर रहे हैं? सॉरी, किस एक्सिस में मोशन कंसीडर कर रहे हैं? तो y एक्सिस में। तो इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस क्या है? तो uy। तो uy इक्वल टू 0, यानी ऐसे समझिए ना, UT प्लस हाफ AT², यानी UY AY T², ठीक है। तो क्या हो जाएगा? d/2 होगा इक्वल टू U ऑफ y इक्वल टू क्या है? 0 है। तो ये तो टर्म 0 हो गया, प्लस हाफ है हाफ। AY के बदले में अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो g को हटा के QE/m डालना, अगर ग्रेविटी होगा तो QE/m प्लस g डालना होगा। तो हम मान लेते हैं कि ग्रेविटी फ्री है, तो ग्रेविटी फ्री क्या होगा? QE/m, ठीक है, AY इंटू d², ठीक है। कब? व्हेन देयर इज नो ग्रेविटी। चलिए नो ग्रेविटी कंसीडर कर लेते हैं। नो ग्रेविटी, ग्रेविटी नहीं है तब, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या हम करेंगे। तो हम T का वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर देंगे, T यहां से निकाल कर यहां पे पुट कर देंगे, तभी तो हमें ये मिनिमम वेलोसिटी मिलेगा। तो क्या करेंगे? देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो पहले 2 को आप कैंसिल कर दीजिए, दोनों तरफ है ना, तो 2 को आप कैंसिल कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए, तो T इक्वल टू क्या होगा? जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ध्यान से देखिए, T इक्वल टू आपको मिलता है md बाय QE स्क्वायर है तो अंडर रूट लगा देंगे, तो ये आपका टाइम हो गया, ये आपका टाइम हो गया। इसी टाइम में वो d/2 लेंथ कवर करेगा। तो ये टाइम उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? L इक्वल टू U0 इंटू T के बदले में क्या डालना है? तो md/QE प्लस हाफ AT², ये तो 0 हो गया, चलिए इतना ही होगा, ठीक है, हाँ इतना ही होगा, प्लस 0। या हमसे पूछा क्या गया है? हमसे मिनिमम वेलोसिटी पूछा गया है। तो मिनिमम वेलोसिटी क्या चीज? तो इनिशियल वेलोसिटी। तो U0 को एक साइड रखिए और इस टर्म को दूसरे साइड भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? इसको इधर रखा तो इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा? यानी U0 इक्वल टू यानी L इंटू अंडर रूट ऑफ QE/md, ये आपका मिनिमम वेलोसिटी हो गया, इसका चार्ज पार्टिकल का, ये अंडर रूट है, हाँ, यानी U0 का वैल्यू क्या आया? तो L इंटू अंडर रूट ऑफ QE/md। इस वेलोसिटी से अगर इस चार्ज पार्टिकल को d/2 डिस्टेंस से अगर फेंका जाता है या प्रोजेक्ट करा जाता है तो ये जस्ट इस बाउंड्री को क्रॉस करता है। अगर d/2 का वैल्यू कुछ d/3 हो जाए तो आपके लिए होमवर्क क्या दे दूं? होमवर्क। अगर ये वैल्यू d/3 हो जाए तो U0 इक्वल टू क्या होगा? आप कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। अगर d/3 हो जाए यानी यहां से अगर फेंका जाए तो क्या मिनिमम वेलोसिटी हो कि जस्ट यहां पे वो टच करता हो। तो आई होप ये प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे, तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं।
तो अगर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं तो क्वेश्चन को सोल्व करना, अदरवाइज मैं कमेंट में आंसर दे दूंगा। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, मिटा दूं। चलिए अब लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन उठाएंगे, फिर कुछ होमवर्क देंगे और लेक्चर को एंड करेंगे। चलिए लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज भी आपने निकाला था, ठीक है। क्या मिनिमम स्पीड होना चाहिए कि वो सेक्टर ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टच करता हो या क्रॉस करता हो। अब इस बार देखेंगे कि क्या मिनिमम स्पीड होना चाहिए कि वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सेक्टर टच करता हो। तो क्वेश्चन से आप समझेंगे। चलिए क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि पहले एक यूनिफॉर्म सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो चलिए ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, ठीक है। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यानी डी डिस्टेंस या डी हाइट का एक सेक्टर है और एल लेंथ का वो सेक्टर है और डी लेंथ का या डी हाइट का वो सेक्टर है, यानी डी हाइट का और एल लेंथ का एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सेक्टर है। इस बार हम चार्ज पार्टिकल को कुछ एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, सच दैट इस बार हम चार्ज पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट करेंगे विथ, ये मान लीजिए ग्राउंड है, ये मान लीजिए ग्राउंड है, या कहीं से भी प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहीं से, कहीं से क्या वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें, यानी क्या मिनिमम वेलोसिटी u नॉट होना चाहिए बाय मेकिंग थीटा सच दैट इट जस्ट एक मिनट, इट जस्ट टच दिस बाउंड्री, इट जस्ट टच दिस बाउंड्री। कहने का मतलब कुछ हाँ इस तरह से वो फिर वो आगे चला जाएगा। तो ये पोर्शन आप हटा दीजिए। इट जस्ट टचेस दिस बाउंड्री, इट जस्ट टचेस दिस बाउंड्री, ठीक है। ये बाउंड्री को टच करता हो, ये जो सेक्टर ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे टच करता हो। क्या मिनिमम स्पीड होना चाहिए? इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज q है और मास m है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक तरीके से सोचेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने हाइट का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या हाइट का फॉर्मूला होता है? तो यानी क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन ये रहा, व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी किसका? ऑफ चार्ज पार्टिकल सच दैट इट जस्ट touch this boundary, it just touch the sector of uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ध्यान से देखिए, यानी आपसे यहां पे h का वैल्यू पूछ रहा है, यानी मैक्सिमम हाइट, यानी जस्ट टच दिस बाउंड्री, जस्ट टच दिस बाउंड्री, यानी h मैक्स आपसे पूछा गया है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट का यानी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने एच मैक्स का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? तो आपने पढ़ा होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g पढ़ा होगा, ठीक है। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे ये बात रहा, बात क्या रहा? अगर ग्रेविटी हो, ये तो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था। तो यानी ये आपसे पूछ रहा है कि क्या इस चार्ज पार्टिकल का u नॉट क्या हो सच दैट ये h मैक्स का जो वैल्यू d है वो एक्चुअली में हो। तो विथ ग्रेविटी अगर देखते हैं, विथ ग्रेविटी तो h मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? h मैक्स इक्वल टू u नॉट स्क्वायर जो इनिशियल वेलोसिटी है, तो u नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इफेक्टिव। तो 2g इफेक्टिव यानी 2 इंटू
जी इफेक्टिव लगाएंगे तो जी इफेक्टिव इक्वल टू क्या है, अगर ग्रेविटी रहेगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्यू ई बाई एम प्लस जी, ठीक है। अगर ये ग्रेविटी हो तो एच मैक्स का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है, एच मैक्स का फॉर्मूला, और एच मैक्स इक्वल टू डी, तो यहाँ पे डी पुट कर देना तो यू का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर ग्रेविटी नहीं हो, विदाउट ग्रेविटी, विदाउट ग्रेविटी एच मैक्स इक्वल टू क्या होगा, तो एच मैक्स इक्वल टू आपका यानी यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय क्यू ई बाय एम होगा। इस बार जी नहीं होगा क्योंकि हमने विदाउट ग्रेविटी माना है ना, तो यानी क्यू ई बाय एम होगा। तो ये आपका एच मैक्स का फॉर्मूला हो गया। तो एच मैक्स के बदले में आपको डालना है डी और आपको इक्वेट इस दोनों को कर देना है, और यू नॉट का वैल्यू आपको चाहिए तो यू नॉट आप एक साइड रखिए और टोटल को एक साइड दे आइए, अंडर रूट में लगा देना क्योंकि यू नॉट स्क्वायर है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, कुछ आपको होमवर्क एज अ दे देता हूं। तो एज अ होमवर्क के लिए आपको मैं कुछ रेसनिक, हेलिडे एंड वॉकर का प्रॉब्लम देता हूं। तो आपको सोल्व करना है रेसनिक, हेलिडे एंड वॉकर का 10th एडिशन बुक का क्वेश्चन नंबर 50। पहले चैप्टर 22 है, 22वां चैप्टर का 10th एडिशन का क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 54। ये आपको 3 क्वेश्चन हुआ ना, 50, 52, 53, 54, 4 क्वेश्चन हुआ, और एक 55 भी आप सोल्व कर लीजिए, यानी 5 क्वेश्चन आपको हो गया। 5 क्वेश्चन सोल्व करना है, यानी सोल्व रेसनिक, हेलिडे, वॉकर का 10th एडिशन का क्वेश्चन नंबर चैप्टर 22 का 50, 52, 53, 54 और 55, ये आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन देखना है तो ये रहा क्वेश्चन, देख लिया, देख लिया तो बहुत अच्छी बात। अगर क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझे होंगे तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको सोल्व होगा। स्टिल अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, चैनल के अबाउट सेक्शन में मेल आईडी दिया गया है, वहां से आप कांटेक्ट कीजिए, आपको जरूर सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।